तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों देखो, आज हम फिर आपके लिए एक नई क्लास लेके आए हैं और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। एक्चुअली क्या है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमारी 6 और 7 क्लासेस हो चुकी हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं किसी भी कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बच्चे बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। आप भी अपनी पेन कॉपी रेडी कर लीजिए ताकि आपको नोट डाउन करने में प्रॉब्लम ना हो और आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए बच्चों, बेसिकली हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। और कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है हमारा? तो देखो बच्चों, कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो बेसिकली जो होता है द रेशियो बिटवीन द डेट एंड इक्विटी। द रेशियो बिटवीन द डेट एंड इक्विटी। अब आप बोलोगे सर कि डेट एंड इक्विटी से क्या मतलब है, हमें समझ में नहीं आया। तो बच्चों देखो, डेट का मतलब होता है डिबेंचर्स, यानी जो कंपनी, कोई भी कंपनी अगर वो फंड रेज कर रही है मार्केट में, यानी अपने फंड को रेज करने के लिए अगर वो डिबेंचर्स सोर्स अपना यूज करती है, डिबेंचर्स के थ्रू अगर वो फंड रेज करती है, तो दैट इज कॉल्ड डेट। क्या बोलेंगे उसको? डेट। यानी डिबेंचर्स के थ्रू जो भी पैसा आया कंपनी के पास उसको हम बोलते हैं डेट। और डिबेंचर्स के ऊपर जो कंपनी को पे करना होता है वो क्या पे करना होता है? वो उसको पे करना होता है हमेशा इंटरेस्ट। यानी जो कंपनी को जो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑन डिबेंचर जो पड़ती है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर के ऊपर कंपनी क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। देन अब बात आती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है कि जो भी उसके अपनी शेयर होल्डर फंड होते हैं, जो उसकी कैपिटल होती है, जिसको प्रॉफिट्स वगैरह, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? उसकी इक्विटी बोलते हैं। तो इक्विटी और बेसिकली डेट के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी उनके बीच का जो प्रपोर्शन होता है कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर या किसी भी कंपनी या बिजनेस के अंदर जो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है या उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें उसने कितना परसेंट, यानी उनका जो रेशियो बिटवीन द इक्विटी और डेट का क्या है, यानी डेट कितना उन्होंने यूज करा हुआ है, यानी बाहर से फंडिंग कितनी ली हुई है उन्होंने, और अपना खुद का सेल्फ का फंड कितना करवाएंगे शेयर होल्डर, या फिर अपने जो रिजर्व्स हैं, जो अपने जो प्रॉफिट्स हैं, जो अपने जो उनके प्रोविजंस हैं उनको कितना यूज करा हुआ है, अपनी सेल्फ की जो कैपिटल है वो कितनी यूज करी हुई है। तो द रेशियो बिटवीन द डेट एंड इक्विटी इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में देख लो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ऑनर फंड एंड बोरोड फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द, इसको आप नोट डाउन कीजिए, रेफर टू द मिक्स बिटवीन ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। इसको हम ये बोल सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज द प्रोपोर्शनेट या प्रोपोर्शन बिटवीन द डेट एंड इक्विटी या टोटल कैपिटल। इसको हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसको अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसका देखिए क्या बनता है, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो डेट का जो फॉर्मूला हमारा होता है डेट अपॉन इक्विटी। क्या बोलते हैं इसको? डेट अपॉन इक्विटी, यानी एक्चुअल में डेट और इक्विटी का रेशियो। क्या बच्चे? एक्चुअल में डेट और इक्विटी का रेशियो। दूसरा हमारा इसका एक और होता है जिसमें हम, ये तो हमारा था डेट और इक्विटी का रेशियो की, डेट और इक्विटी यानी जो हमने कैपिटल डिबेंचर के थ्रू जो ली है और जो हमने कैपिटल इक्विटी के थ्रू ली है उनका क्या रेशियो है। दूसरा हमारा ये होता है कि जो हमने टोटल जो हमारे पास कैपिटल आ गई, यानी जो टोटल जो हमारा जो डेट और इक्विटी, यानी टोटल हमारी कैपिटल क्या हो गई? डेट प्लस इक्विटी, ये हमारी टोटल कैपिटल हो गई, यानी आउटसाइडर फंड और इंटरनल फंड दोनों के दोनों मिला के हमारा क्या बन गया? टोटल फंड। अब इस टोटल फंड में डेट कितना परसेंट है, यानी डेट का रेशियो क्या है, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, देखिए दोनों में डिफरेंस है। ये डेट और इक्विटी का रेशियो है, यानी डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या है, और दिस इज द प्रोपोर्शन बिटवीन टोटल कैपिटल एंड डेट, यानी टोटल कैपिटल और डेट के बीच में क्या रेशियो है। बात समझ में आ गई? सपोज दैट मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। सपोज करो हमने यहाँ पे 2 रुपीज डेट लिया किसी से उधार, और
₹8 हमने अपना जो कैपिटल था वो यूज करा। तो डेट और इक्विटी का जो रेशियो बना वो बना 2:8। क्या बना? 2:8। अब हमें निकालना है डेट और टोटल कैपिटल का रेशियो। तो हम कैसे निकालेंगे? 2, ये डेट हमारा कितना है? 2/2 + 8, यानी रेशियो क्या बना ये? 2:10। ये हमारा रेशियो बना कि भाई पूरी टोटल कैपिटल में जो डेट का जो रेशियो वो है 2:10, यानी 1/5। और ये हमारा रेशियो बिटवीन द डेट एंड इक्विटी, यानी दोनों के बीच का जो रेशियो है। तो आप इसको समझना पड़ेगा। दूसरा जो हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज। क्या बोलते हैं इसे? इसको हम फाइनेंशियल लीवरेज भी बोलते हैं। और फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर जितना हमारा डेट बढ़ता है, जितनी हमारी डेट की कैपेसिटी बढ़ती है, ये डेट का अमाउंट बढ़ता है, उतना ही हमारा फाइनेंशियल लीवरेज भी बढ़ता है। और किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंशियल लीवरेज का बढ़ना अच्छा होता है, बिकॉज क्योंकि उसमें उसमें जो है बेनिफिट क्या होते हैं? क्योंकि जितना हमारा डेट बढ़ेगा एट द लोअर कॉस्ट, कंडीशन भी वहां पे अप्लाइड है कि जो आप जो डेट ले रहे हैं इट शुड बी लोअर कॉस्ट। अगर आप लोअर कॉस्ट पे मैक्सिमम डेट ले रहे हैं तो ये किसी भी कंपनी के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम कैश की अवेलेबिलिटी होगी, मैक्सिमम फंड होगा एट लोअर कॉस्ट, और उस फंड को वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है। बट जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होना चाहिए वो आपके इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होना चाहिए, यानी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी ROI, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो क्या होनी चाहिए? हमेशा आपकी कॉस्ट ऑफ द डेट से हमेशा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। सपोज करो आपकी जो कॉस्ट ऑफ द डेट यानी इंटरेस्ट रेट आपका 10% है, यानी अब आपको 10% अगर आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, तो आपको जो रिटर्न होना चाहिए ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो क्या होनी चाहिए? हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, यानी वो 12%, 15%, 20% इस तरीके से होनी चाहिए। अगर वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा और आपकी रिटर्न कम होगी तो वहां पर आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आपको बेनिफिट्स कम मिलेंगे जब आपका रेट ऑफ रिटर्न हमेशा ज्यादा होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी यानी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल वो क्या होगी? हमेशा कम होगी। तो देखिए मैक्सिमम डिवेंचर से रेज करना अमाउंट किसी भी कंपनी के लिए, किसी बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जितना उसका अमाउंट बढ़ता है ड्यू टू द डेट, उतने ही उसके प्रॉफिट्स के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि उसका टैक्स स्लैब में उसको रिबेट मिलती है, क्योंकि जो इंटरेस्ट जो चार्ज होता है डिवेंचर पे वो आपका टैक्सेबल नहीं होता है। जो भी आपका, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होता है वो आपका टैक्सेबल नहीं होता है, वो इनकम टैक्स में डिडक्ट हो जाता है, यानी वो आपकी टैक्सेबल अमाउंट नहीं होती है। आपकी जो नेट जो टैक्सेबल अमाउंट होती है वो आफ्टर द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है। तो आपके, क्योंकि जो आपको टैक्सेस लगते हैं वो आपके प्रॉफिट्स में लगते हैं, तो क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट्स ही कम हो जाएगा तो आपके टैक्स रेट भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपकी कंपनी में आपका फाइनेंशियल लीवरेज हाई है और आपका इंटरेस्ट आपका ज्यादा जा रहा है, लेकिन आपका जो अमाउंट वो ज्यादा होना चाहिए और उसका रेट कम होना चाहिए, ठीक है? आपका अमाउंट जो है फंडिंग ज्यादा होनी चाहिए और वो चीप रेट पे होनी चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर आपकी फंडिंग चीप रेट पे नहीं है तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी फंडिंग बहुत ज्यादा, आप डिवेंचर को यूज कर रहे हो बट उसमें जो आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बहुत मिनिमम दे रहे हो, बहुत ही चीप रेट पे ले रहे हो, तो कंपनी के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है। और उससे क्या होता है कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है, यानी कंपनी की जो कैपेसिटी है, जो मार्केट पोजीशन है वो हमेशा क्या होती है? स्ट्रांग होती है, बिकॉज की कंपनी के पास फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा होती है, उसके पास फंड ज्यादा होते हैं। नो डाउट कि जब आप डिवेंचर्स का या फिर आउटसाइडर फंड का यूज करते हो तो आपके पास ऑपरेटिंग जो चार्जेस हैं, जो फिक्स चार्जेस जो आपके पास, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, उसका आपके पास बिजनेस रिस्क तो बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि
जब आप ज्यादा फंड लेते हो तो उस फंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो नो डाउट कि आपके पास जो ऑपरेटिंग चार्जेस है उनका बर्डन आपके पास बढ़ता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और वो टाइमली पे करना पड़ता है। आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है कि आपको इंटरेस्ट टाइमली बेसिस पे करना है। तो ये भी आपके लिए कुछ चीजें आपको बहुत कंडीशनल होती हैं कि जो आप अगर डेट भी आप बहुत ज्यादा ले रहे हो तो उसमें आपकी जो कैश फ्लो पोजीशन होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आपको टाइमली उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। क्योंकि बहुत सी जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती है कि अगर उनके पास कैश पोजीशन लो होती है, यानी कैश पोजीशन उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो फिर वो इक्विटी का सहारा लेते हैं, इक्विटी का सोर्स का यूज करते हैं, वो डेट का यूज नहीं कर पाते, बिकॉज क्योंकि डेट में हमें एक ऑब्लिगेशन होता है कि हमें टाइमली इंटरेस्ट रेट पे करना ही करना है। उस कंडीशन में केवल वही कंपनी सक्सेसफुल होती है जिनके पास प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है, कैश फ्लो का रेशियो ज्यादा होता है और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, तो वो पब्लिक डेट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से अगर आपका डेट पोर्शन ज्यादा है और उस पर इंटरेस्ट आपका ज्यादा जा रहा है तो आपके अर्निंग पर शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी किस तरीके से आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल दी है। इस टेबल से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट की वजह से आपके प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उस प्रॉफिट से आपके अर्निंग पर शेयर पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे आपकी तीन सिचुएशन, सिचुएशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों सिचुएशन में जो आपको मैंने प्रॉफिट जो लिया है वो 4 लाख लिया है, ठीक है। अब पहली सिचुएशन में अगर हमारा प्रॉफिट 4 लाख है और हमारा हमारा जो इंटरेस्ट है वो नील है, यानी हमने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो हमारी अर्निंग पर शेयर क्या होगी। तो देखिए बच्चों, अगर हमारी कंडीशन फर्स्ट में 4 लाख की हमारी इनकम है यानी प्रॉफिट है, इसमें हमारा इंटरेस्ट मिल जा रहा है, तो हमारा टोटल जो अर्निंग बिफोर टैक्स यानी EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स कितना बना, 4 लाख। हमने मान के चला कि जो हमारा टैक्स रेट है वो 30% ऑन टैक्स है, कितना है 30% ऑन टैक्स। तो हमने 30% टैक्स का अगर रेट लगाया तो हमारा जो टैक्स बना वो बना 1,20,000। जो 1,20,000 हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट बन गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा कितना बन गया 2,80,000। अब 2,80,000 हमारा क्या बन गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें निकालना क्या है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर माने 3 लाख, कितने माने बच्चे 3 लाख। तो अगर हम अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी 2,80,000 को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, 3 लाख से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा अर्निंग पर शेयर आएगा वो आएगा 0.93 रुपीज, 0.93 रुपीज। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे अर्निंग पर शेयर आ गया। इसी तरीके से अगर हम सेकंड सिचुएशन में देखेंगे तो देखिए हमारा जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का वो कितना है 4 लाख। यहाँ पर हमने माना कि हमने 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करा, कितने का 1 लाख रुपए का हमने इंटरेस्ट पे करा। तो अब जो हमारा ये इंटरेस्ट है ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट क्या करेगा रिड्यूस कर देगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे कोई भी हमारा टैक्स नहीं बनता, वो क्या होता है अनटैक्सेबल होता है, डिडक्टिबल होता है। तो ये हमने टैक्स को क्या इंटरेस्ट को हमने क्या करा डिडक्ट करा, कितना 1 लाख। 1 लाख डिडक्ट करने के बाद जो हमारा जो अर्निंग बिफोर टैक्स आया वो आया हमारा 3 लाख। 3 लाख पे हमने अगेन 30% टैक्स इंप्लीमेंट करा, तो 30% टैक्स चार्ज करने के बाद हमारा जो अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया हमारा 2,10,000 और हमारे नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने हैं यहाँ पे 2 लाख, क्योंकि हमने 1 लाख 3 लाख में से कंज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो अर्निंग बिफोर टैक्स जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बने वो कितने बने हमारे 2 लाख। अब इस 2 लाख से हम डिवाइड किसको करेंगे, हम यहाँ पे हम करेंगे देखो अर्निंग बिफोर टैक्स को डिवाइड करेंगे हम 2 लाख से, तो हमारा जो अर्निंग जो हमारा प्रॉफिट आएगा जो हमारा अर्निंग पर शेयर आएगा वो हमारा आएगा 1.05। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 लाख का इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। इस इंटरेस्ट की वजह से जो हमारे यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी थी देखो वो कम हो गई है। पहले हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी थी 1,20,000 थी, अभी हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई 90,000 हो गई ड्यू टू रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं करते तो हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती बढ़ जाती। तो ये भी हमें बेनिफिट मिलता है कि अगर हमारा इंटरेस्ट होता है तो वो हमारे उतने प्रॉफिट्स में से प्रॉफिट को टैक्सेबल अमाउंट को क्या कर देता है वो कम कर देता है। देन थर्ड कंडीशन देखिए सेम हमारा क्या है प्रॉफिट हमारा 4 लाख
यहाँ पर हमने जो इंटरेस्ट दिया वो कितना दिया, 2 लाख का इंटरेस्ट दिया। तो जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट बना वो कितना बना यहाँ पे 2 लाख, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना बना 2 लाख। इसमें से हमने क्या करा 30% इसका हमने क्या करा टैक्स रिडक्शन करा इसका। तो टैक्स रिडक्शन करने के बाद इसको हमने देखी क्या करा कि यहाँ पर 60,000 हमारा टैक्स आ गया। हमारा कितना बना ये टैक्सेबल अमाउंट हमारा, सॉरी अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बना यहाँ पे 1,40,000, क्योंकि हमारा टैक्स कितना बन रहा है यहाँ पे 60,000। तो हमारा जो नेट जो अमाउंट बना कितना बना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बना 1,40,000। अब 1,40,000 का जो हमारा प्रॉफिट बना इसमें से देखिए हमने क्या करा हमारे शेयर्स हो गए कितने हो गए यहाँ पे 1 लाख, और इस 1 लाख से हमने डिवाइड करा किसको अर्निंग आफ्टर टैक्स को। तो हमारी जो अर्निंग पर शेयर आ गई वो कितनी है 1.40। यानी आपने देखा तीनों कंडीशंस में कि जैसे जैसे हमारा यहाँ पे टैक्स बढ़ा सॉरी इंटरेस्ट बढ़ा वैसे वैसे हमारा यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होता है। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया है कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अगर हमारे इंटरेस्ट की पेमेंट बढ़ेगी, अगर हम ज्यादा ज्यादा फंड अगर हम डिबेंचर के थ्रू लेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर है सॉरी जो हमारा अर्निंग पर शेयर है वो हमेशा क्या होगा इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर और ईपीएस और अर्निंग पर शेयर के बारे में, यानी ईपीएस अर्निंग पर शेयर और हमारा फाइनेंशियल लीवरेज का रिलेशन समझ गए होंगे। इसको आप और अच्छे तरीके से करना है, इसको अच्छे से वीडियो को देखना ताकि आपको और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्लास में आप इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह भी सीखेंगे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन करना, बार बार इस वीडियो को देखना ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये आता ही आता टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास तक के लिए मैं फिर आपसे इजाजत चाहता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आएंगे। और तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, इससे आप सीखिए, इसको आप नोट डाउन कीजिए ताकि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टिल देन बच्चे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।